चलिए, तो लास्ट टॉपिक है और उसको हम समाप्त करते हैं। टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन समझना क्या है रिफ्लेक्स एक्शन। देखो, बेसिकली ये एक प्रकार का ऐसा इनवॉलंटरी एक्शन है। ये एक प्रकार का इनवॉलंटरी एक्शन। कैसा है? इनवॉलंटरी एक्शन। ऐसा इनवॉलंटरी एक्शन है जो अचानक से परफॉर्म की जाती है। सडन सडन इनवॉलंटरी एक्शन है। अब आप बोलोगे सडन इनवॉलंटरी एक्शन है। हाँ, पता भी नहीं होता बॉडी को ऐसा होने वाला है और हो जाता है। अरे हमारे द्वारा नहीं होता, हम इसको जानबूझ के अपने विल पावर से नहीं करते। ये बस बॉडी के लिए होता है। और मैं आपको बताऊं, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन अब तक नोटिस किए गए हैं, वो बॉडी मोस्टली के लिए डिफेंसिव होता है। ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। अब मैं बताता हूँ। अब जैसे ही मैंने बोला इनवॉलंटरी एक्शन, तो आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा, इसका मतलब केवल बॉडी का इनवॉलंटरी ऑर्गन ही रिफ्लेक्स एक्शन शो करेगा, जैसे कि ग्लैंड्स हुए, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन हुए, लिवर, किडनी, स्टमक, हार्ट, ये सब। तो आपको लग रहा होगा कि केवल यही रिफ्लेक्स एक्शन शो करेगा। नहीं, मैं बता दूं, बॉडी का वॉलंटरी ऑर्गन और इनवॉलंटरी ऑर्गन दोनों ही रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है। अगर वॉलंटरी ऑर्गन शो करेगा रिफ्लेक्स एक्शन, तो पता है उसको आप क्या बोलोगे? सोमेटिक रिफ्लेक्स। सोमेटिक रिफ्लेक्स, क्योंकि सोमेटिक इम्यून सिस्टम वहां पे काम आएगा इनवॉलंटरी रेगुलेशन में। और अगर बॉडी का वॉलंटरी ऑर्गन शो करेगा तो उसको बोलेंगे विसरल रिफ्लेक्स। पहली बात तो ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम के लिए होता है। मोस्टली ये डिफेंसिव होता है बॉडी। और ये इनवॉलंटरी होता है। इसके ये एक्शन इनवॉलंटरी है, जो हम चाह के नहीं किए, हो गया है। अगर ये बॉडी का हमारा वॉलंटरी ऑर्गन कर रहा है तो सोमेटिक रिफ्लेक्स। अगर हमारा बॉडी का इनवॉलंटरी ऑर्गन कर रहा है तो विसरल रिफ्लेक्स। तो अब मन में सवाल आ रहा होगा कि वॉलंटरी ऑर्गन इनवॉलंटरी एक्शन क्यों दिखाएगा? दिखाएगा दिखाएगा। याद करो, स्केलेटल मसल, मैंने बोला था वॉलंटरी ऑर्गन का वॉलंटरी रेगुलेशन सेरिब्रम करता है और वॉलंटरी ऑर्गन का इनवॉलंटरी रेगुलेशन सेरिबेलम करता है। याद आ रहा है? जैसे मैं अभी इंटेंसली बोल रहा हूँ, इंटेंसली बता रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अगर मेरे लिखते लिखते अचानक से कोई पिन चुभ जाए, तो चुभेगा तो स्केलेटल मसल में, और रेस्पॉन्स भी वहां पे स्केलेटल मसल ही दिखाएगा। तो ये जो अचानक से हाथ उठाना हुआ, पिन चुभा और मैंने अचानक से हाथ उठाया, ये क्या है? ये हमारे बॉडी का इनवॉलंटरी एक्शन है। मैंने तो नहीं चाहा हाथ उठाना, मगर हाथ अचानक से उठ गया। ये बॉडी का इनवॉलंटरी एक्शन। इसका मतलब हमारे हमारे बॉडी का वॉलंटरी ऑर्गन भी इनवॉलंटरी एक्शन शो करता है। और ऐसा इनवॉलंटरी एक्शन जो सडनली हो जाए और हमारे बॉडी के लिए मोस्टली डिफेंसिव हो, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और मैं बता दूं बच्चों, इस रिफ्लेक्स एक्शन में, मतलब इस इनवॉलंटरी सडन इनवॉलंटरी एक्शन को रेगुलेट करने में हमारे बॉडी का सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस और मेडुला ऑब्लंगाटा काम आ सकता है। लेकिन इसमें सेरिब्रम कभी काम नहीं आएगा। याद रखना, सेरिब्रम इसमें कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है सेरिब्रम हमारे बॉडी के वॉलंटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, ना कि इनवॉलंटरी एक्टिविटी। और इनवॉलंटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए हमारे बॉडी में मेनली मेडुला ऑब्लंगाटा है, लेकिन हमारे बॉडी का वॉलंटरी ऑर्गन को इनवॉलंटरी रेगुलेशन करने के लिए सेरिबेलम है। और आपको पता है कि हमारे मेडुला ऑब्लंगाटा को इनवॉलंटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस को मदद करता है। इसका मतलब रिफ्लेक्स एक्शन में जो हमारे बॉडी का सीएनएस, जो हमारे बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट इन्वॉल्व हुआ है, वो सीएनएस का पार्ट हो सकता है ब्रेन। और ब्रेन में वो कौन हो सकता है? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लंगाटा, मगर सेरिब्रम कभी नहीं। तो मन में आ रहा है क्या सीएनएस का स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, अभी बताऊंगा। स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है। तो बेसिकली कुल मिला के मोटा मोटी बात यह है कि कोई भी ऐसा सडन इनवॉलंटरी एक्शन जो मोस्टली हमारे बॉडी के लिए डिफेंसिव हो और वो हमारे बॉडी के द्वारा ही किया गया हो,
सीएनएस में उसका एनालिसिस हुआ हो, तो सीएनएस ने उसको परफॉर्म किया हो, वो ब्रेन भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है। ब्रेन में वो सेरिबेलम हो सकता है, हाइपोथैलेमस और मेडुला ऑब्लांगेटा हो सकता है। ऐसा एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि ये रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए 5 कंपोनेंट जरूरी है। अब सुनेगा 5 कंपोनेंट। मैंने क्या बोला? ये बॉडी का सडन इनवॉलंटरी एक्शन। तो बताओ, कोई ना कोई पहली बात तो स्टिमुलस को रिसीव तो करे। और बताओ, स्टिमुलस को रिसीव करने वाला कौन होता है? क्या वो सेंसरी रिसेप्टर होता है? यस और नो? मैंने कहा कि वो सेंसरी रिसेप्टर, कोई भी हो सकता है सेंसरी रिसेप्टर। चलो भाई, सेंसरी रिसेप्टर। अब अगर सेंसरी रिसेप्टर उसको रिसीव कर लिया, तो बताओ, वहां से सेंसरी इंपल्स बनेगा और उस मैसेज को कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? एफरेंट न्यूरॉन। और कहाँ लेके जाएगा? लेके जाएगा उसको सीएनएस। वो ब्रेन भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है। और फिर वहां से इफरेंट न्यूरॉन निकलेगा बाहर। इफरेंट न्यूरॉन निकलेगा बाहर मोटर इंपल्स लेकर, और वो चले जाएगा इफेक्टर ऑर्गन तक। और फिर इफेक्टर ऑर्गन रेस्पॉन्स शो कर देगा। इसका मतलब अब देख पा रहे, यहाँ पर कई सारे कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट सेंसरी ऑर्गन, सॉरी सेंसरी रिसेप्टर, एफरेंट न्यूरॉन, सीएनएस, इफरेंट न्यूरॉन और इफेक्टर ऑर्गन। ये सारे आपस में कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। जैसे पहले सेंसरी रिसेप्टर को क्या मिला? स्टिमुलस। इसने सेंसरी इंपल्स बना के भेजा एफरेंट न्यूरॉन को। इसने इस एफरेंट न्यूरॉन ने उस सेंसरी इंपल्स को कैरी करके गया सीएनएस तक। सीएनएस ने बनाया मोटर इंपल्स, दे दिया इफरेंट न्यूरॉन को। इफरेंट न्यूरॉन ने उस मोटर इंपल्स को कैरी करके लाया इफेक्टर ऑर्गन तक, और इफेक्टर ऑर्गन रेस्पॉन्स शो कर दिया। ये है स्टिमुलस और ये है रेस्पॉन्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया, हो सकता है हमारे बॉडी में सेंसरी रिसेप्टर और इफेक्टर ऑर्गन सेम हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। जिस पर्टिकुलर ऑर्गन ने स्टिमुलस को रिसीव किया, हो सकता है वही रेस्पॉन्ड भी शो कर रहा हो, वही भाग भी रहा हो वहां। हो सकता है कि ये और ये चीजें सेम हो, लेकिन जब वो स्टिमुलस को रिसीव किया, तब वो सेंसरी रिसेप्टर की तरह किया, और जब वो रेस्पॉन्स शो किया, तब वो इफेक्टर ऑर्गन की तरह किया। तो कंपोनेंट तो 2 ही काउंट करोगे ना, एक तो कैसे करोगे? 2 काउंट करोगे। तो अब बताइए, जो आपसे बार-बार एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है कि एक रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितने कंपोनेंट चाहिए? तो 5। एक तो सेंसरी रिसेप्टर, एफरेंट न्यूरॉन, सीएनएस, सीएनएस में ब्रेन भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है, इफेक्टर ऑर्गन और सॉरी इफेरेंट न्यूरॉन और इफेक्टर ऑर्गन। इन सभी को मिला के अगर आप देखोगे, तो एक आर्क जैसा अपीयरेंस आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, या इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं या पाथ बोलते हैं। इस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन इन अलग-अलग कंपोनेंट से कंप्लीट होता है। हम एक एग्जांपल के जरिए अभी सीखेंगे भी। तो ये तो आपको समझ में आया कि रिफ्लेक्स एक्शन में कौन-कौन से कंपोनेंट पार्टिसिपेट। अब मैं आपको कई सारे टाइप्स बताता हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन के कई सारे टाइप्स हैं। पहला, अलग-अलग बेसिस पे रिफ्लेक्स एक्शन कई प्रकार का। पहला, अगर मैंने बोला कि रिफ्लेक्स एक्शन का ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन का रेगुलेशन कहाँ से हो रहा है? अगर मैंने कहा कि इसका रेगुलेशन ब्रेन कर रहा है, अगर मैंने कहा स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है, अगर ब्रेन कर रहा है तो क्रेनियल रिफ्लेक्स, क्रेनियल रिफ्लेक्स। और अगर ब्रेन नहीं कर रहा तो स्पाइनल रिफ्लेक्स, तो स्पाइनल कॉर्ड कर रहा होगा। उस प्रोसेसिंग का एनालिसिस, मतलब उस प्रोसेसिंग, उसका प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग अगर ब्रेन कर रहा तो क्रेनियल रिफ्लेक्स, अगर ब्रेन नहीं कर रहा, स्पाइनल कॉर्ड कर रहा, तो स्पाइनल रिफ्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना को देखा और मुंह में मेरे बक्कल कैविटी में लार टपक के आ गया, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। मैंने लार टपकाया नहीं है, वो टपक के आ गया है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन। और वो इसलिए आया है क्योंकि अगर अभी हम फूड खाएंगे तो हमारे फूड के डाइजेशन में सबसे पहले सलावा ही उसको हेल्प करेगा, इसलिए लार आ गया। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन, और इसमें हमारा बॉडी का
अब बताइए सलाइवेशन के लिए कौन जिम्मेवार है? टंग पर एक्ट करने वाला। याद आ रहा है कुछ? नर्व। अरे कुछ याद आ रहा है? 7 9 10, 7 9 12, ये 7 नंबर वाला सलाइवेशन के लिए जिम्मेवार। तो ये क्रेनियल रिफ्लेक्स, और यही काम अगर कोई दूसरा रिफ्लेक्स के लिए हमारा स्पाइनल कॉर्ड जिम्मेवार हो, जैसे नी जर्क रिफ्लेक्स, अभी हम पढ़ेंगे। अगर नी जर्क रिफ्लेक्स हो रहा है तो उसमें उस इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग स्पाइनल कॉर्ड ही कर लेता है, तो हम उसको बोलते हैं क्या? कि वो स्पाइनल रिफ्लेक्स है। ये तो किस बेसिस पे? दो टाइप का हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। अब दूसरा बता रहे हैं, अगेन रिफ्लेक्स एक्शन दो प्रकार का है। एक होता है सिंपल रिफ्लेक्स और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स। और सिंपल रिफ्लेक्स को भी बोलते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, और इसको बोलते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, सिंपल रिफ्लेक्स और कॉम्प्लेक्स। मैं कह रहा हूं अगर मुझे कोई भी चीज परफॉर्म करने के लिए ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे कोई पास्ट एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे मेमोरी की कोई आवश्यकता नहीं, तो वो सिंपल रिफ्लेक्स है। नो मेमोरी, नो पास्ट एक्सपीरियंस, नो लर्निंग, ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, सिंपल रिफ्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन से छींक रहे हो, कभी छींकने का आपने ट्रेनिंग लिया है क्या? कभी छींकने का आपने ट्रेनिंग लिया है क्या? बचपन से खांस रहे हो, तो बाय बर्थ मिला है। जब बड़े होते हो, सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करते हो, कोई आपको लिबिडो सिखाता है क्या? इंटरकोर्स करना सिखाता है क्या? ये तो बाय बर्थ मिला है। हम बोल रहे हैं, ये हमको कोई बोलना से, हाँ क्या बोलेंगे ये भले ही सीख सकते हैं, लेकिन अभी जो मेरे अब बोल हम जैसे बोल रहे हैं, ये अभी बोलना हमको कोई सिखाया है क्या? ये तो हमारे बॉडी का बचपन से मिला हुआ एक रिफ्लेक्स है। बचपन से सिखाया गया है गर्म भोजन, मतलब बचपन से ही हमको पता है गर्म भोजन मिलता है हम तुरंत फेंक देते हैं। इसके लिए हमारे बॉडी में कोई मेमोरी नहीं है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। डांसिंग क्या बचपन से जानते हो? नहीं, सीखना पड़ा। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टीचिंग, क्या मैं बचपन से जानता हूँ? नहीं, सीखना पड़ा है भाई। 5-5 साल मेहनत किया हूं मैं, 5-5 साल केवल बायोलॉजी पढ़ा हूं, तब जाके आज पढ़ा पा रहा हूं मैं, सीखा हूं। हाँ, ये एक और बात है कि जब कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स को आप बार बार परफॉर्म करेंगे तो वो सिंपल रिफ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी आज साइकिल चलाना सीख रहा है, तो स्टार्टिंग में वो एफर्ट लगा के पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो क्या करता है, साइकिल पर पैर रखता है, पैडल मारता है, हैंडल संभालता है। लेकिन जैसे जैसे वो इस कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स को बार बार करता है, बार बार करता है, बार बार करता है, तो वो सिंपल रिफ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर तो वो फोन पे बात करते करते साइकिल पे चढ़ा और बात करते करते अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। कोई भी डांसर स्टार्टिंग में डांस परफॉर्म करने के लिए बहुत अच्छे से सीखता है, एफर्ट लगाता है। जब वो एक ही डांस को इतनी बार कर लेता है, कल को राह चलते भी उसको कोई बोल देता है भाई डांस करके दिखा दो, तो वो आराम से डांस करके दिखा देता है। तब वो सिंपल रिफ्लेक्स। जब हम लोग इस फील्ड में नए आए थे टीचिंग में, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था, हालांकि मेहनत आज भी करते हैं, मेहनत कभी बंद नहीं करेंगे। मेहनत बंद करके अगर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ना तो अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे। आज भी पढ़ाने से पहले हम देख कर आते हैं सेटिंग में कंटेंट क्या है, कितना बताना है। तो ये एक क्या है, कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स। जब यही चीजें बहुत बार कर लेंगे, 15-20 साल तक कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, जितना हमने पढ़ा है वो तो आराम से पढ़ा है, बस कुछ नई चीजों को बार बार देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। मतलब एक कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स सिंपल रिफ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आएंगे, मार्कर उठाएंगे और चालू, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो बड़े दिमाग से के साथ क्या बोलना है क्लास में ये तक सोचना पड़ता है, क्या बोलना है ताकि कोई डिसिप्लिन ना भंग हो जाए, क्या बोलना है जो गलत ना हो जाए, ये सब चीजें हैं। अभी अभी कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स, यही 15-20 साल के बाद ये हाल हो जाएगा, ये सिंपल रिफ्लेक्स में कन्वर्ट।
कोई भी चीज है, आज आप ही कोई भी चीजें कर रहे हो, जब स्टार्टिंग में आप रोटी बनाते हो बड़ा इंटेंसली बनाते हो, फिर उसके बाद इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि कॉल पे किसी से बात करते करते रोटी पका के रख देते हो और खाना खा भी लो। सोच के, तो ऐसा कोई रिफ्लेक्स जहां पर कोई अर्ली एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, मेमोरी जरूरी नहीं है, लर्निंग जरूरी नहीं है, हम उसको बोलते हैं सिंपल या अनकंडीशनल रिफ्लेक्शन, कोई कंडीशन नहीं। लेकिन ऐसा कोई रिफ्लेक्स जहां पर मेमोरी, पास्ट एक्सपीरियंस और लर्निंग जरूरी है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स दो प्रकार का हो गया, जहां पर मेमोरी जरूरी है या नहीं। एक तो क्या ये वाला बताया मैंने आपको, कौन वाला, कि जहां पर हमारा ब्रेन उसको रेगुलेट कर रहा हो, क्रेनियल रिफ्लेक्स, और जहां ब्रेन नहीं कर रहा हो, स्पाइनल रिफ्लेक्स। एक बात ध्यान रखना, इसमें अर्जेंसी रिक्वायर्ड नहीं है, और इसमें अर्जेंसी रिक्वायर्ड नहीं है, और इसमें अर्जेंसी रिक्वायर्ड है। अभी बताएंगे। मुंह में पानी आता है, सलाइवा जल्दी आता है, आराम से आएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन नीज रिफ्लेक्स, अगर घुटने में चोट लगा, घुटना तुरंत पीछे बैक लेता है, इसमें अर्जेंसी रिक्वायर्ड है। ऐसे मैं आपको भी एक एग्जांपल भी बताऊंगा। तो जो क्रेनियल रिफ्लेक्स है उसमें अर्जेंसी रिक्वायर्ड नहीं है, और जो स्पाइनल रिफ्लेक्स है उसमें अर्जेंसी रिक्वायर्ड है। अब आते हैं हम अगले कैटेगरी पर, सिंपल रिफ्लेक्स, कंडीशनल रिफ्लेक्स हो गया। अब आते हैं अगेन रिफ्लेक्स एक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ध्यान दीजिएगा, मोनोसाइनेप्टिक, और एक रिफ्लेक्स एक्शन है पॉलीसाइनेप्टिक। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला ना अभी, ये देखो कंपोनेंट, देखो कंपोनेंट, ये क्या है, एफरेंट न्यूरॉन, यही यहाँ एंटर करेगा, और ये क्या है, इफरेंट न्यूरॉन, यही यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे एक ही साइनेप्स बनाया, एक से अधिक, एक साइनेप्स। अगर एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को पास आउट करे एक दूसरे के साथ, तो मोनोसाइनेप्टिक। लेकिन अगर इस बीच में कई सारे इंटर न्यूरॉन आ जाए, तो इसका इम्पल्स पहले इसको मिलेगा, देन इसको मिलेगा, देन इसको मिलेगा। तो यहाँ एक नहीं, कई सारे साइनेप्स बने, एक साइनेप्स ये रहा, एक साइनेप्स ये रहा, एक साइनेप्स ये रहा। तो एक से अधिक साइनेप्स अगर बन के आगे बढ़े तो पॉलीसाइनेप्टिक, अगर एक ही साइनेप्स बना तो मोनोसाइनेप्टिक। क्या ये कैटेगराइजेशन क्लियर है? जल्दी बोलो तीनों लोग, क्या एक कैटेगराइजेशन क्लियर है? ज्योति, यस सर। विभा, यस सर। अभिषेक, यस सर। नोट्स में सब कुछ ढंग से लिखा हुआ है, आप नोट्स पढ़िए। अगले मीटिंग में आपकी एनसीईआरटी ने जो एक एग्जांपल दिया है, नी जर्क रिफ्लेक्स, नी जर्क रिफ्लेक्स, हम उस नी जर्क रिफ्लेक्स को अगले मीटिंग में लेते हैं और करते हैं इसको समाप्त।